हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 4। हमारी जो पिछली 3 वीडियोस आई थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में बात करी थी कि सर कॉलोनियल रूल क्या होता है, बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया की हालत क्या थी और आफ्टर कॉलोनियल रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन क्या थी। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी। हम लोगों ने उसमें जमींदारी सिस्टम, हम लोगों ने उसमें बात करी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो हमारी पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 3, उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करी थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था सर कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उसके बाद में कंपटीशन फ्रॉम हैंडमेड मशीन मेड प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो वीडियो शुरू करने वाले हैं इसमें हम लोग बात करेंगे सर फॉरेन सेक्टर के बारे में कि सर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के फॉरेन सेक्टर की हालत क्या थी। देखिए, हम लोगों ने जब फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें बात करी कि सर हम लोग काफी ज्यादा एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड एंजॉय करते थे बिफोर कॉलोनियल रूल। अंग्रेजों के शासन से पहले हम लोग काफी अच्छा फॉरेन ट्रेड करते थे सर, बट आफ्टर कॉलोनियल रूल ये कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल फॉरेनर्स ने कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। देखिए, हम लोग बिफोर कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स के शासन से पहले हम लोग काफी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते थे आइवरी वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट, प्रीशियस स्टोन्स, सिल्क एंड कॉटन, हम लोग ये एक्सपोर्ट करते थे हैवी क्वांटिटीज में और इनकी डिमांड भी काफी थी सर। हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत अच्छा था सर। वर्ल्ड में वेरियस कंट्रीज से, एशिया और यूरोप की वेरियस कंट्रीज से डिमांड आती थी सर। आइवरी वर्क्स की डिमांड थी सर, प्रीशियस स्टोन्स, इसकी भी काफी डिमांड थी। बट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट करी और ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज आई जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो काफी बर्बाद होकर रह गया। तो देखिए क्या बोला है कि सर बिफोर कॉलोनियल रूल India was an important trading nation. India was well known for export of finished goods like handicraft, ivory work, silk, fine cotton, precious stones, etc. हम लोग बिफोर कॉलोनियल रूल काफी अच्छा ट्रेडिंग करते थे, फॉरेन ट्रेड मस्त था हमारा, शानदार एक्सपोर्टिंग होती थी फिनिश गुड्स की, हैंडीक्राफ्ट हो, प्रीशियस स्टोन्स हो, आइवरी वर्क्स हो, कुछ भी हो, शानदार इंपोर्ट होता था। बट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या यूं कहें कि कॉलोनियल रूल के बाद में जब ब्रिटिशर्स गए 190 साल बाद, जब ब्रिटिशर्स 190 साल राज करके फिर गए हिंदुस्तान छोड़कर, तो क्या हुआ सर। सिचुएशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कैन बी डिफाइंड एज, अब बात करते हैं कि सर हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या थी। अभी ध्यान से सुनना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फॉरेन सेक्टर की हालत या फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी सर। हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इंडिया बिकेम द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया था किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। जहां पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, आज हम लोग फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने लग गए थे सर। और हम सप्लाई क्या कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल। मतलब जहां पहले इंडिया में हम लोग खुद सामान बना के बाहर एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, अब हम क्या रहा था, हम कच्चा सामान भेज रहे थे और ब्रिटेन से क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स भेज रहे थे। देखिए क्या बोला है, during colonial rule with the introduction of discriminatory tariff policy India became exporter of raw material such as cotton, indigo, raw silk, wool, sugar, etc. अभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की, एक बार याद दिला देता हूं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, ब्रिटिशर्स ने बोला कि सर ब्रिटेन से अगर कोई भी फिनिश गुड्स आएगा तो फ्री में आएगा, कोई टैरिफ नहीं है, और ब्रिटेन इंडिया से अगर कोई भी रॉ मटेरियल सप्लाई होगा ब्रिटेन में तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन से इंडिया में आप सप्लाई करोगे फिनिश गुड्स तो कोई, अगर इंडिया ब्रिटेन से इंपोर्ट करता है तो टैरिफ फ्री है, और इंडिया ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता है सब रॉ मटेरियल तो वो टैरिफ फ्री था। और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी लग गई थी सर, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे। तो उसी की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ की, वो हमारा जो ट्रेड हुआ दूसरी कंट्रीज के साथ में वो कम होने लग गया, और इंडिया क्या बन गया, सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और ब्रिटेन के लिए इंडिया एक मार्केट बन गया फिनिश गुड्स का, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और हम बन गए थे इंपोर्टर किस चीज के, फिनिश गुड्स के, सच एज मशीन्स, हमें मशीनें मंगवानी पड़ती थी क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं बची थी।
ना तो ब्रिटिशर्स ने कभी ऐसा इनिशिएटिव लिया कि सर यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बनाई जाए, ना कभी उन्होंने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट होने के लिए कुछ मदद करी। मशीन्स इंपोर्ट कर रहे थे, कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, जो कॉटन और सिल्क के क्लोथ्स थे जो हम पहले एक्सपोर्ट करा करते थे, वही हम लोग क्या करने लग गए थे, इंपोर्ट। मेडिसिन आ रही थी, हम लोगों ने पहले भी देखा, मेडिसिन क्या कर रहे थे, मंगवा रहे थे, बाइसिकल्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हम क्या करने लग गए थे, इंपोर्ट करने लग गए थे। तो ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी कि सर टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हम लोग सिर्फ एक सप्लायर बन चुके थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन चुके थे फिनिश गुड्स के, जो कि कहां से आ रहा था, मोस्टली ब्रिटेन से आ रहा था। आई बात समझ में? एक बार आप नोट डाउन करिए, आगे की बातें और करते हैं, आगे कुछ और फीचर्स है वो भी देखते हैं, फास्ट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे दो और फॉरेन ट्रेड के फीचर्स की कि सर फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने पहली चीज देखी थी कि इंडिया सप्लायर बन चुका था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन चुका था ब्रिटिश फिनिश गुड्स के लिए। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला है, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का हमारे ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल हो चुका था सर। मोनोपोली कंट्रोल मतलब एकाधिकार, उनका सिंगल कंट्रोल हो चुका था सर। वो सिंगल थे जो हमारा पूरा ट्रेड कंट्रोल कर रहे थे, वो अकेले हमारा पूरा ट्रेड कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। कैसे कंट्रोल कर रहे थे देखना, बोला कि सर मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। 50% से ज्यादा जो भी हमारी ट्रेडिंग होती थी वो किसके साथ होती थी, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में होती थी। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो मोर देन 50% किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ में। बाकी जितना भी होता था वो कुछ कंट्रीज के साथ में था, सेलेक्टेड कंट्रीज के साथ में, और पर 50% से ज्यादा किसके साथ होता था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में। सेकंड, इंडिया सप्लाइड रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड इंडिया बिकेम अ मार्केट प्लेस फॉर सेल ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स। इंडिया सर क्या कर रहा था, सप्लायर बन चुका था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए फिनिश रॉ मटेरियल का, और इंडिया एक मार्केट प्लेस भी बन चुका था ब्रिटिश फिनिश गुड्स के लिए। इंडिया सर सप्लायर तो था ही किसका, रॉ मटेरियल का ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए एक मार्केट प्लेस बन चुकी थी इंडिया, जहां पर वो अपने फिनिश गुड्स क्या कर सकते थे, इजीली सेल आउट कर सकते थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ध्यान से सुनना क्या बोला है सर। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे क्या किया, 1869, ये एक तो डेट आप जरूर याद रखिएगा, सुएज कैनाल 1869 में ब्रिटिशर्स ने एक सुएज कैनाल बनाया। सुएज कैनाल से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ कि हम लोगों को जो घूम के जाना पड़ता था ब्रिटेन, अब हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ब्रिटेन जा सकते थे। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, मान लीजिए सर ये इंडिया की कोस्टल एरिया से इंडिया का सर, उस टाइम पर सर फ्लाइट्स वगैरह नहीं चलती थी इतनी, तो ये हमारा मान लीजिए कोस्टल एरिया है इंडिया का। मान लीजिए यहां पर ब्रिटेन है सर, इस जगह ब्रिटेन है। अब सामान यहां से अगर मुझे पहुंचाना होता था कहीं पे, मान लीजिए यहां से पहुंचाना था, तो सामान पहुंचाने के लिए क्या हो रहा था, हम लोगों को घूम के जाना पड़ता था, ओशियन क्रॉस करके जाना पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सुएज कैनाल बना दी सर, एक कैनाल बना दी। तो उस कैनाल से क्या हो सकता था कि इजीली जितने भी शिप्स थे जो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में काम कर रहे थे, उनको ज्यादा घूम के आने की जरूरत नहीं थी। तो उनके लिए क्या होगा, ऑपरेशन इजी हो गया, ऑपरेटिंग इजी हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इजी हो गई, वो इजीली इंडिया से ब्रिटेन जा सकते थे। पहले जो रूट था वो काफी लंबा था, टाइम लगता था ब्रिटिश शिप्स वगैरह को आने में। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सुएज कैनाल बना दी। इस कैनाल के माध्यम से क्या हो सकता था, इस कैनाल के रूट से हमारे जो शिप्स थे या ब्रिटिशर्स के जो भी शिप्स थे जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ऑपरेट करते थे, वो इजीली क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोला है, हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ड्यू टू व्हिच इट्स मार्केट वैल्यूज। और एक और चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैवी ड्यूटी लगाई सर। हैवी ड्यूटी लगाई किस चीज पे, हमारे हैंडीक्राफ्ट पे। हम अगर कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो भी थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर हम लोग उसे एक्सपोर्ट करते तो ब्रिटिशर्स ने उस पे हैवी ड्यूटी लगा दी थी सर। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने 100% ड्यूटी लगा दी, तो वो 100 रुपए का प्रोडक्ट कितने में बढ़ रहा था, 200 रुपए पे। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई तो हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, वैनिश होने लग गई।
आई बात समझ में? ध्यान से सुनना, चार चीजें पढ़ी। 50% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ में। उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि सर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंडिया को इंपोर्टर बना दिया ब्रिटिश फिनिश गुड्स का। सुएज कैनाल ओपन करी 1869 में, जिसकी वजह से जो भी शिप्स ऑपरेट करते थे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, उनके लिए रूट काफी इजी हो गया। फोर्थ हम लोगों ने बात करी कि हैवी ड्यूटी लगने की वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया से वैनिश होने लग गई थी। आई बात समझ में? हमारे फॉरेन ट्रेड के ये 4 पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने बात करी है कैसे ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कंट्रोल एक्सरसाइज किया था, कि सर वो इकलौते ही मिलके हमारा इंडिया का जो ट्रेड है वो कंट्रोल कर रहे थे सर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इसको और क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन मतलब इंडिया का जब पैसा बाहर निकल जाता है। सर हम लोग क्या कर रहे थे, काफी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स का। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या कर रहे थे, काफी अच्छी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास में एक्सपोर्ट सरप्लस बच गया, काफी अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस था। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने की वजह से जो भी थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट होता है वो एक्सपोर्ट सरप्लस कहलाता है। तो हमारे पास में क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास में उस टाइम पे इंडिया के अंदर काफी अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हुआ। अब ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस एक्सपोर्ट सरप्लस को इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज ना करने की बजाय कुछ और तरह से इसका यूज किया, जिसकी वजह से वो पैसा हमारे काम नहीं आ पाया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हम लोग सर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल वगैरह। अब हम लोग जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उससे एक एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास में। तो जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो रहा था उसको ब्रिटिशर्स चाहते तो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगवा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करवाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने उस पैसे का क्या यूज किया देखते हैं। टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस पैसे का यूज किया ताकि जो भी युद्ध होता था उसमें जितना भी खर्चा आता था वो खर्चा वो इस पैसे से निकालते थे। वो भी युद्ध भी कौन सा, जो ब्रिटिशर्स फाइट करते थे। देखिए क्या बोला है, टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स। सेकंड चीज, वो पैसे का क्या यूज कर रहे थे, टू एस्टेब्लिश ऑफिसेस फॉर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे उनके लिए ऑफिस बनाने में इस पैसे को क्या किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था। थर्ड, टू मेक ट्रेड ऑफ सर्विसेज का ट्रेड करवाने के लिए जो भी सर्विसेज वगैरह होती थी उस टाइम पे अवेलेबल, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है या यूं कहें कि सर कम्युनिकेशन सर्विस थी, तो उन सर्विसेज को अवेलेबल करवाने के लिए जितना भी खर्चा होता था वो खर्चा कहां से निकाला जा रहा था, हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से। और हैवी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर इंकर्ड, हैवी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंकर हुए। सर किस पे इंकर हुए, सर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इंडिया पे रूल किया तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को मेंटेन रखने के लिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल को मैनेज करने के लिए, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हुआ वो सारा कहां से निकाला जा रहा था, इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से। देखिए हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा तो इंडिया के पास में एक्सपोर्ट सरप्लस बचा। अब वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस बचा उस एक्सपोर्ट सरप्लस को हमें यूज करना था सर इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बट ब्रिटिशर्स ने उसे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने यूज किसके लिए किया, सर जो भी लड़ाई ब्रिटिशर्स फाइट करते थे, जो भी वॉर होती थी उसका जो भी खर्चा होता था वो हमारे पैसे से निकालते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर होते थे उनके ऑफिसेज हमारे पैसे से बनते थे। सर जो भी सर्विसेज वो लोग अवेल करवाते थे खुद के लिए उसका पैसा भी हमारे यहां से जाता था। कॉलोनियल रूल को इंडिया में मैनेज करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होता था वो भी हमारे पैसे से यूज किया जाता था। तो सर हमारा जो पैसा था वो हमारे ही काम नहीं आ रहा था। हमारे जितने भी हमारे यूं कि हमारा जो अमाउंट था, जो एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे लिए बचा हुआ था, उसको ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए यूज ना करके खुद के लिए उन्होंने यूज किया। इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो क्या हो गया, बहुत बेकार हो गया। हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। पहला कि सर इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स। सेकंड हम लोगों ने बात करी कि ब्रिटिशर्स एक्सरसाइज्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड। और थर्ड हम लोगों ने बात करी कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ या ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ।
ये तीनों पॉइंट काफी अच्छे हैं, एक बार आप ये तीनों पॉइंट वापस देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से किसी को भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है अकाउंटेंसी की, अगर आप में से किसी को भी अकाउंटेंसी की लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है तब तक उन अकाउंटेंसी की क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक अकाउंटेंसी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर्स है, वहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।